हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और इनफैक्ट इंटायर मार्केट में अब हमें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। तो निफ्टी जो है वो खुला था 23,927 पे और उसके बाद उसने हाई बनाया 24,188 का। और उसके बाद जब क्लोजिंग हुई तो 216 पॉइंट चढ़ के निफ्टी जो है वो 24,131 पर क्लोज हुआ। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो ओपन हुआ था 51, इनफैक्ट 52,000 पे। और उसके बाद निफ्टी बैंक ने हाई बनाया 170 पॉइंट का। तो 52,170 का हाई बनाया निफ्टी ने और निफ्टी क्लोज हुआ 52,055 पे। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है वो ओपन हुआ था 79,000 पे और 1,000 लगभग पॉइंट का हाई बनाया 79,923 का। और सेंसेक्स जो क्लोज हुआ वो क्लोज हुआ 79,802 पे, तो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही क्लोज हुआ। विक्स जो है वो 5% घट कर 14.43 पे क्लोज हुआ, जो कि अच्छे संकेत हैं। तो ये ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्राइडे का समरी था। अब अगर हम बात करें कि अब कमिंग वीक में या दिसंबर मंथ में निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या लगता है, तो अगर हम प्रीवियस डेटा को देखें 2023 में निफ्टी 1500 पॉइंट ऊपर चला था। और अगर हम 2022 और 21 की बात करें तो 2022 और 21 में निफ्टी जो था वो सबड्यूड ही था। लेकिन 2024 की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। तो एक बार हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर हम देखें तो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक बार हम बॉटम पे भी मार्क कर लेते हैं। तो 23,200 के बॉटम को बनाकर निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल लिया और अब निफ्टी जो है ये 23,350, अगर आप यहाँ पर देखें 23,500 को तो काफ़ी टाइम से क्लोज नहीं कर पा रहा और इनफैक्ट ये यहाँ से बार बार नीचे आ रहा है। तो अब 200 मूविंग एवरेज जो निफ्टी का है वो 23,600 के करीब है और जो ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है वो 24,350, 24,400 का रेजिस्टेंस बन रहा है। तो निफ्टी जब तक इस रेंज में है तब तक साइडवेज मूव ही कहेंगे। और एक बार अगर निफ्टी ऊपर हम अगर बोले कि नीचे, तो अगर इस रेंज को ब्रेक करता है 23,870 और ऊपर 24,350, तो जिस भी डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट देगा तो मार्केट फिर उसी ट्रेंड में आगे की तरफ चलेगा। एक बार हम अगर फिबोनाची को भी प्लॉट करके कुछ ट्रेंड समझ पाए तो इनको मैं एक बार हटा देता हूँ। तो निफ्टी इन्हें 26,270 का हाई बनाने के बाद 24,700 का लो बनाया था, उसके बाद रिट्रेस हुआ। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो 24,700 जो है और 23,700 ये एक रेंज है निफ्टी की जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगी। तो 23,700 नीचे की तरफ जो कि कोइंसाइड करता है 200 मूविंग एवरेज से। और अगर हम बात करें 24,700 जो कि पहले एक बार सपोर्ट का काम किया था लेकिन उसको ब्रेक किया, तो अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये निफ्टी की रेंज रहनी चाहिए अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए। और जब इसको ब्रेक करेगा
तो सबसे पहले जो छोटा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो 24,300 और 23,800 के करीब है, और उससे थोड़ा सा बड़ा जो है वो 24,700 और 23,700 का है। तो जब निफ्टी इसको ब्रेक करेगा तब फिर आगे की डायरेक्शन निफ्टी में बनेगी। अब हम निफ्टी बैंक को एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी बैंक जो है वो कंपेरेटिवली एक बड़े कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो अगर आप इस बॉक्स को देखें तो आपको समझ में आएगा। तो 52,500 से ये जो रेंज है निफ्टी की, तो ये निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो ऊपर 52,500 और नीचे की तरफ 50,000 को आप मान सकते हैं। तो ये 2,500 की रेंज है। और जब और इस रेंज में निफ्टी जो है वो आप देखिए कि अक्टूबर से लेके दिसंबर आ गया है और अभी तक निफ्टी बैंक ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक कि निफ्टी बैंक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, और अभी ये इस रेंज के अपर साइड में है। तो अगर हम देखें तो अभी ये इस रेंज के अपर साइड में है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर इसमें जो है वो अपने प्रीवियस हाई जो लगाए थे वहाँ पर उनको टेस्ट करने की संभावना है। तो अभी ये इस रेंज में है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर इसमें आगे की संभावनाएं ऊपर की तरफ बनेगी। अदरवाइज ये अभी फ़िलहाल इसी रेंज में रहने का एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी बैंक ज़्यादा वीक नहीं होगा, लेकिन कोई भी गिरावट जो है खरीदारी के ही चांसेस है निफ्टी बैंक में। लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो क्योंकि ये 52,500 के ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो 52,500 पे अगर आप नीचे की तरफ कोई भी पोजीशन लेते हैं तो उसको 52,500 पे एग्जिट करना एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी। और बेटर ये रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रहें। और बैंकिंग में अभी स्टॉक जो है वो आप किसी भी बैंकिंग स्टॉक को, प्राइवेट बड़े बैंक स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे अपने एक रेंज में हैं। अगर आप आईसीआईसी बैंक को देखिए तो ये ऊपर 1340 और नीचे की तरफ 1220, और अब ये भी इस रेंज के एक छोटे से दायरे में सीमित हो गया। तो अगर आप ये देखिए, ये आईसीआईसी बैंक की रेंज बना रहा हूँ मैं, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये अब इस रेंज में बैंकिंग है। अगर आप एचडीएफसी बैंक को भी देखेंगे, एक बार एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक जो है इसने अपना जो प्रीवियस हाई बनाया था, इसको हम यहाँ पर देखते हैं 1792। तो 1792 के ऊपर ही है। तो हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो ओवरऑल मार्केट को और बैंकिंग इंडेक्स दोनों को ऊपर की तरफ ले जाए। अगर हम इसका मंथली पे एक बार ट्रेंड लाइन देखें तो ये 1749 का नीचे की तरफ सपोर्ट, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है इसका 1800 का रेजिस्टेंस है। तो अगर एच डी एफ सी बैंक 1749 को ब्रेक करता है, क्योंकि ब्रेक करके इसको हम डेली पे ले आते हैं, मंथली पे, तो इसको हम, तो अगर किसी भी सूरत में एच डी एफ सी बैंक जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उम्मीद ये है कि एच डी एफ सी बैंक जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, और सपोर्ट जो है वो लेना चाहिए 1744 को। 1744 को सपोर्ट ब्रेक करेगा तो 16, तो एच डी एफ सी बैंक और ऐसे बहुत सारे बड़े स्टॉक हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अगर आप रिलायंस को भी देखेंगे तो पिछले 1-2 महीने में काफ़ी गिरावट हुई है,
और इसी तरीके से तो ये सारे स्टॉक मिलके जो है वो इंडेक्स को, चाहे वो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, उसको एक दायरे में उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई भी बड़े मूव निफ्टी या बैंक निफ्टी में नहीं दिखेंगे। तो नीचे की तरफ आप खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ आप एग्जिट कर सकते हैं, जो मैंने आपको रेंज बताई है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो पिछली बार मैंने बात करी थी यूनाइटेड स्पिरिट्स की और कोलगेट की। तो कोलगेट में तो कल फ्राइडे को काफ़ी बिकवाली आई थी। अगर हम कोलगेट को एक बार दोबारा रिव्यू करें तो कोलगेट को अगर हम दोबारा रिव्यू करें तो एक्सपेक्टेड ये है कि कोलगेट ने इस रेंज, ये डाउन ट्रेंड का रेंज था, इसको इसने ब्रेक किया और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला, लेकिन यहाँ पर बिकवाली आ गई है। तो अब ये 20 मूविंग एवरेज पे जो कि 2879 है, यहाँ पर फ्राइडे को इसने एक स्टॉप लिया है। लेकिन अगर ये 2889 को ब्रेक कर देता है तो फिर एक्सपेक्टेड है कि इसमें और बिकवाली आएगी। तो एक इसका नेक्स्ट सपोर्ट 2836 और 2836 को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये अपने जो प्रीवियस लो थे 2681 या 2700, वहाँ तक कोलगेट दोबारा जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे सही लग रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबस स्पिरिट, एल्को बेवरेजेस स्टॉक में इंडिया का एक्सपोजर बढ़ना तय है और इसके लिए काफ़ी ब्रोकरेज हाउस जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं एल्को बेवरेजेस स्टॉक पे। तो यूनाइटेड स्पिरिट जो है वो इस लीग में मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉक लगता है। दूसरा अगर ये आप स्टॉक का ऑप्शन मुझसे पूछें तो ग्लोबल स्पिरिट जो है, अब ग्लोबल स्पिरिट ने अपने जो प्रीवियस हाई बनाए थे 1350 के करीब बनाए थे, अगर आप यहाँ पर देखें तो 1350 से इसने ये ब्रेक 1350 से इसका ब्रेकडाउन हुआ और 1350 से ये ऑलमोस्ट 50% जो है इसने डाउन साइड दिखाया और अब ये दोबारा से इसका अप मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ 800 से। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अगर अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाता है तो 50% का मूव तो यहाँ पर है ही। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 893 का बनेगा ग्लोबल स्पिरिट में, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। और 900 को एक बार बोल देते हैं कि राउंड फिगर में 900 को अगर ग्लोबल स्पिरिट ब्रेक कर लेता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 1000 के है और 1000 के लेवल के बाद 1100, तो 100 के करीब का लेवल बन रहा है। आप इसको देखिए तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 1000 का। क्यों होगा? क्योंकि ये पहले यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था और इसको ब्रेक किया तो ये अपने प्रीवियस लो के आसपास पहुँचा। अब इसके बाद 1000 के बाद 1100 जो है यहाँ पर ये पहले भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है, तो अब ये इसका नया टारगेट बनेगा 1000 के बाद 1100। और 1100 को अगर ग्लोबल स्पिरिट पार कर लेता है तो फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अपने 1300 के लेवल तक जाएगा। तो ग्लोबल स्पिरिट, यूनाइटेड स्पिरिट, ये एल्को बेवरेजेस में कुछ स्टॉक हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इनमें कोई भी ट्रेड लेते हैं तो मेरा सुझाव ये है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये समझना हो कि मूविंग एवरेज या फिर फिबोनाची को किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो मैंने 2 डिटेल में वीडियो भी बना रखे हैं, तो आप उनको एक बार चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मूविंग एवरेज किस तरीके से प्लॉट करते हैं या फिबोनाची के लेवल किस तरीके से प्लॉट करते हैं। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप
के कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।